हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एचटेट की रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम करेंगे अपना चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम आज क्या करने वाले हैं, वर्क को अच्छे से समझेंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगी यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये कैसे आती है। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी एचटेट में आया हुआ है, उसको भी करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो आज का जो लेक्चर है एक कंसेप्ट बिल्डिंग लेक्चर है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहिए, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क, एनर्जी और पावर के चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कब वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो वर्क होगा। देखिए वर्क क्या होता है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क किया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे, एफ एस कोस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे वो एंगल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। अब थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि थीटा अगर लेस देन 90 है, जब थीटा लेस देन 90 होगा तो कोस लेस देन 90 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा वर्क होगा पॉजिटिव। एक केस उठा लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन 90 है, 0 डिग्री। मीन्स क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का या बॉडी का इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे जो वी गिव एनर्जी टू द सिस्टम, स्पीड इंक्रीजेज, कहने का मतलब है कि हमने सिस्टम को एनर्जी दी, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मीन्स उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हम यहाँ पे उसको समझेंगे। अब है थीटा लेस देन 90 और लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90, इसके बीच में है, तो इसके बीच में जो कॉस ऑफ थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। जब 90 और 180 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन्स हमारा वर्क यहाँ पे नेगेटिव आएगा। एक केस उठा लेते हैं 180, मीन्स फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे थीटा 180 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क हमारा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इस केस में क्या होगा, वी टेक एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, हम सिस्टम से एनर्जी ले लेंगे और हमारे जो सिस्टम की है स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, या बॉडी है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। और थीटा अगर 90 डिग्री है, फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो थीटा इनके बीच में 90 हुआ। यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन यहाँ पे 0 होगा, इज इक्वल टू 0। कैसे, यहाँ पे हम पेंडुलम के एग्जांपल से देखते हैं कि वर्क डन 0 कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ये एल लेंथ है हमारी किसी स्ट्रिंग की, और उसके ऊपर ये मास m बंधा हुआ है, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। देखिए टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग में टेंशन इस तरह से है, और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे देखें तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स ये इस तरह से मूव करेगा। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है लेकिन फोर्स इस तरफ है, तो वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन के द्वारा जो काम किया गया है वो 0 है, टेंशन फोर्स के द्वारा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर और हमारा फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क को समझते हैं, वो क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया या बॉल ली, उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है। यहाँ पे देखिए फोर्स ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो थीटा इनके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180। देखिए यहाँ पे हम उस फोर्स को नहीं ले रहे जो हमने लगाया, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने जो काम किया उसकी बात हम नहीं कर रहे, मतलब हमने जो फोर्स लगाया उसकी बात नहीं कर रहे हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का अप डायरेक्शन में लग रहा है।
हमने जो फोर्स लगाया उसकी बात नहीं हो रही, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। 180 डिग्री का एंगल है तो हमारा वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होएगा। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे लग रहा है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मीन्स पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉजिटिव वर्क हुआ यहाँ पे। अब स्पीड की बात करें जो मैंने यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा धीरे धीरे इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये वाला केस, जब 180 डिग्री का एंगल है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, मीन्स फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे वो एक पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए कि हमारा फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वो नीचे आते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो स्पीड इंक्रीज हुई। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। अगर फोर्स देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ वेक्टर की फॉर्म में दिया है और हमारा डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हुआ है, तो हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स इनटू यहाँ पे आर वेक्टर। तो फोर्स इनटू आर वेक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इस तरह से 3 - 2 I कैप 4 - 1 J कैप 2 - 0 K कैप। तो इनकी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, देखिए 3 माइनस यहाँ पे 2 क्या होगा 1। तो इस तरह से हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी और 21 जूल हमारा यहाँ पे वर्क डन आया। आगे है वर्क डन देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये होगा एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, फोर्स यहाँ पे एक्स यहाँ पे, तो इसके अंडर जो इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा। अगर यहाँ पे वर्क डन हम फाइंड आउट करना चाहे तो क्या होगा, इसका एरिया और इसका एरिया, देखिए ये एक स्क्वायर क्या बन रहा है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 10 क्रॉस 5 प्लस ये एक ट्राइंगल बन रहा है, हाफ बेस इसका 10 - 5 इंटू हाइट कितनी है 10, तो यहां से जो भी इसकी वैल्यू होगी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है इफ फोर्स वेरिएबल फोर्स, कुछ इस तरह से वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसके कंपोनेंट है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इस तरह से है, और यहाँ पे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट हम जब कर देंगे तो ये आई का जो एफ एक्स और डी एक्स एक साथ आ जाएंगे, प्लस में एफ वाई डी आई, इस तरह से। और जो हमारी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x1 से x2, 1 से 3, यहाँ पे देखिए 1 से 3, और यहाँ पे y1 से y2, 2 से 4, यहाँ से 2 से 4, यहाँ पे मैंने रखा fx, ये fx x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए fy y dy। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि इसके बेस पे और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग केसेस में वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। अब है हमारा टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल एचटेट के 2024 के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, ये फोर्स वो होते हैं, वर्क डन बाय दीज फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ। मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम इस पाथ से जा रहे हैं, इस पाथ से जा रहे हैं या फिर इस पाथ से जा रहे हैं। वर्क डन ओनली और डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए हर एक पाथ के लिए वर्क हमारा सेम होगा। ये कैसे होगा, इसमें होता है कि जो सिस्टम है सराउंडिंग के साथ कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता, वो बस अपने अंदर ही एनर्जी को शिफ्ट करता रहता है, कभी वो काइनेटिक एनर्जी में या फिर पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन वो सराउंडिंग को कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा। मीन्स जब वो अलग अलग पाथ से अगर वो जा भी रहा है, सराउंडिंग को वो कोई भी एनर्जी नहीं दे रहा है, तो उसके द्वारा जो वर्क किया होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे डिपेंड करेगा। तो जो हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वहां पे जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, हम मान लीजिए इस रास्ते से जा रहे हैं, ये पथरीला रास्ता है, ये एक स्मूथ रास्ता है, और ये मान लीजिए एक कीचड़ वाला रास्ता है। तो
जब हम जाएंगे तो हमारी एनर्जी अलग अलग लूज होगी, फ्रिक्शनल फोर्स हमें हमारे ऊपर अलग अलग लगेगा, यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग। स्मूथ रास्ता है वहां पे हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगेगा, तो वहां पे हम सिस्टम जो है हम सराउंडिंग के साथ एनर्जी कम लूज करेंगे। तो तीनों में अलग अलग एनर्जी जो सराउंडिंग के साथ लूज हो रही है, जैसे एनर्जी यहाँ पे देयर इज एनर्जी लॉस बाय द सिस्टम टू सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट या साउंड। हीट की फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में एनर्जी सराउंडिंग के साथ लॉस हो रही है, तो वहां पे वर्क डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा पाथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों चारों यहाँ पे वर्क जो है ये सेम नहीं होंगे। उसके बाद देखिए क्लोज पाथ वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज पाथ देखिए इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए वर्क सेम है। तो जब हम एक क्लोज पाथ लेंगे, देखिए वर्क 1 और वर्क 2 दोनों सेम है, जब इस साइड आएंगे तो एक लूप के लिए वर्क हमारा 0 होगा। और वो भी देख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि यहाँ से चले हम यहाँ पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन हमारा यहाँ पे 0 हुआ। जो यहाँ पे है क्लोज पाथ वर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वर्क अलग है और इसके लिए वर्क अलग है, चाहे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्या वर्क डन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल फोर्सेज व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट चाहे 0 है, लेकिन हमारा वर्क डन तभी 0 होगा जब हमारा फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारा वर्क डन 0 होगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए चाहे डिस्प्लेसमेंट 0 भी है, लेकिन वर्क डन 0 नहीं होगा, वर्क डन नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन वर्क डन 0 नहीं है, क्योंकि इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए वर्क अलग अलग हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इसका एग्जाम्पल है, और इसके एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसमें जो डेल क्रॉस ई होता है हमारा इज इक्वल टू 0, यहां से क्वेश्चन आते हैं। डेल क्रॉस ई जो इज इक्वल टू 0, यहाँ से आगे मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डेल क्रॉस एफ फोर्स है हमारा, ये ई भी ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जिस पे जो मैंने करवाया उस पे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इन दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एचटेट 2021 के पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन इज गिवन बाय, फोर्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वेयर x एंड y आर इन मीटर, the particle is to be moved from the origin to a position C 5 m और 5 मीटर एक पोजीशन दी हुई है as shown in the figure। मतलब ओरिजिन से वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक C पॉइंट तक जा रहा है, वो अलग अलग पाथ से जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 पाथ दिए हुए हैं, OAC, OBC या फिर OC। तो आगे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एफ इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग OAC पाथ इज 125 जूल। इसी तरह से आगे 2 और स्टेटमेंट दिया है, BC जो हमारी पाथ है उसमें वर्क कितना है, और OC हमारा पाथ है उसमें वर्क कितना है। तो अब इन चारों चीजों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफ इज कंजर्वेटिव है कि नहीं। हमने जैसे डेल क्रॉस एफ किया, उसको देखते हैं कि वो 0 आता है या नहीं। जब पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो डेल क्रॉस एफ हम देखेंगे कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। फोर्स हमारा ये है, डेल क्रॉस एफ को कुछ इस तरह से लिखते हैं, आई जे के कल बाय कल एक्स, कल बाय कल वाई, कल बाय कल जेड, और उसके कंपोनेंट एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। इनको हम लिख लेंगे एफ एक्स 2y, और जो हमारा एफ वाई है वो एक्स स्क्वायर हो गया, और जेड दिया नहीं हुआ तो ये यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है आई कैप, इसको हम हाइड कर लेंगे, कल बाय कल वाई ये इसकिस से मल्टीप्लाई, माइनस में इसकिस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे कैप इसको हाइड कर लेंगे और इसकिस से मल्टीप्लाई, और इसकी इससे करेंगे माइनस का, प्लस के कैप इसको हाइड कर लेंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ से ये भी 0, ये भी 0,
और क्योंकि यहाँ पे कल बाय कल जेड एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही होगा, यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ से 2x और माइनस में 2, तो नॉट इक्वल टू जीरो। डेल क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट वो करेक्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स बोला, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको जरूर आनी चाहिए क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है जो वो गेन करता है। और जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या कहती है कि हमारे जो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी, मतलब कितने भी फोर्स हमारे प्रेजेंट है मान लीजिए और वो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तो वो सारे के सारे फोर्स उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। दोबारा देखिए, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे हैं ऑन ए बॉडी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो सारे के सारे फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। देखिए वर्क जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सारे फोर्स जो उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो उसकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप यहाँ से भी थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला कहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिख सकते हैं। यहाँ से dx बाय dt वेलोसिटी हो जाएगा, ये dv मास m बाहर निकल गया, वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे v स्क्वायर बाय 2, यहाँ से v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। तो देखिए वर्क डन जो हमारा हुआ वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो ये हमारी हुई वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे क्या है कि मान लीजिए इफ मास m मूव वेरी स्लोली, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इतना इस तरह से लग रहा है कि बॉडी बिल्कुल आराम आराम से मूव कर रही है, इतने आराम से मूव कर रही है कि उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो लग रही है हमें। तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू जीरो, वो लगभग जीरो लग रही है, इस तरह से वो मोशन कर रही है वेरी स्लोली। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे पुट कर सकते हैं फाइनल भी जीरो इनिशियल भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, मान लीजिए हमें कहेगा कि कोई बॉडी है वो बिल्कुल स्लोली मूव कर रही है किसी फोर्स की वजह से, और इंटरनल एक्सटर्नल जो हमारे फोर्सेस हैं वो जीरो है, तो हमारे वर्क डन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो हो जाएंगे। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स इनमें से कोई एक दिया होगा और हमें पूछेगा कि वर्क डन बाय मान लीजिए कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक दिया होगा और दूसरे का पूछा होगा, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को तो जीरो पुट कर देंगे, तो जो दिया होगा उसको उस साइड ले जाएंगे, तो जो हमारा पूछा होगा वो हमें वहां से मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से मिक्स एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एचटेट में, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। कहने का मीन क्या है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो हम किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में किसी अदर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं, ना कि हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में किसी अदर पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस इक्वेशन को आप याद रखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से आया। तो आप ध्यान में रखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये कैसे आया,
मान लीजिए ये ग्राउंड है और कोई पोजीशन H1 है, H1 हाइट पे कोई मास M रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस मास M को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं H2 हाइट पर। तो इनिशियल जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, ये ग्राउंड से H1 हाइट पे है, mgH1 इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो ये हाइट देखिए H2 माइनस H1 हो गई, और जो ये यहाँ से यहाँ तक है ये H2 है टोटल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी ग्राउंड से कितनी होगी, mgH2। ये एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे mgH2 माइनस H1, ये हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जब हम बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो ग्रेविटी ने कितना काम किया उसको फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स देखिए ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी mg, ये नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर। देखिए तो इसलिए 180 डिग्री का एंगल होगा, उसकी वजह से ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं एफ आर कॉस 180 डिग्री। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट H2 माइनस H1, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना और फोर्स हमारे पास ये है, तो माइनस ऑफ mgH2 माइनस H1। यहाँ पे हम कंजर्वेटिव VC लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्क डन बाय ग्रेविटी और ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो VC इज इक्वल टू माइनस mgH2 माइनस H1, माइनस को इस साइड ले आएंगे इस तरह से mgH2 माइनस H1। mgH2 माइनस H1 देखिए क्या है यहाँ पे डेल्टा U, तो यहाँ पे डेल्टा U पुट कर सकते हैं C। तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो जो हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस है वो है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए जब भी एग्जाम में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछे तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। क्या कह रहा है दोबारा से देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। वहां से क्वेश्चन भी देखते हैं, फोर्स हमें दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी x1 पे 10 जूल है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, ये क्या होगा एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो एफ डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन 2x dx। यहाँ पे देखिए u फाइनल u2 पूछा हुआ है और इनिशियल पे x1 पे कितनी है 10 जूल। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए -2x² डिवाइड बाय 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे जो हमारी इंटीग्रेशन है 1 से 2, -4 -1, तो यहाँ से -3 और यहाँ से जब ये 10 उस तरफ जाएगा तो U2 हमारा 7 आ जाएगा। यहाँ से U2 इज इक्वल टू 7 जूल। यहाँ से देखिए -3 और जब 10 इस तरफ जाएगा -3 + 10 इज इक्वल टू 7 जूल। तो U2 हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2πi वो हमारी 7 जूल है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2। मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है और किसी मास m को हम x1 पोजीशन से x2 तक स्ट्रेच करते हैं, तो देखिए इसके ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा। जैसे हम मास को इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से वो वाइब्रेट करेगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे की तरफ खींचेगा। तो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है लेकिन फोर्स स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू रखेंगे dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे kx का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ x1 से x2 इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे -12 के x2 का स्क्वायर -12 के x1 का स्क्वायर। ये हुआ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स
जब हम उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक स्ट्रेच करते हैं। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जो एचटेट में आया हुआ है, अभी करेंगे। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए हमें पता है जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इज इक्वल टू WC। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे माइनस करके, हाफ के x2 का स्क्वायर, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए हमने अक्सर ये वाली इक्वेशन देखी होगी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग क्या होती है, हाफ के x का स्क्वायर। तो ये कैसे आई कि जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन अगर हम x1 इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, x1 इज इक्वल टू 0 लेट देन U1 इज इक्वल टू 0, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, कोई भी स्ट्रेचिंग हमने स्टार्टिंग में नहीं की, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो U1 को जब हम 0 पुट करेंगे तो U2 जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, जो हमने उसको खींचा उसकी वजह से, वो क्या होगी, हाफ के x2 का स्क्वायर ये, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं हाफ के x का स्क्वायर इज इक्वल टू U। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, जो आपने अक्सर फॉर्मूला देखा होगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए स्टिफ स्प्रिंग ओबे ए फोर्स लॉ गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब। मीन्स एक स्प्रिंग दिया हुआ है और फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है हमारा, माइनस के एक्स क्यूब। The work required to stretch the spring from the relaxed state x is equal to 0, x is equal to 0 से हमें x is equal to L तक जाना है, x is equal to L तक, और इसमें हमारा वर्क क्या होगा, W नोट होगा। In term of W नोट, work that is required to extend the spring from stretched length L to 2L। अब हमें वर्क फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू L से x इज इक्वल टू 2L तक फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू हमें पूछी हुई है। तो देखिए आप यहाँ पे हमें ये फोर्स दिया हुआ स्प्रिंग फोर्स है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क रिक्वायर्ड टू, और जो हमने स्ट्रेच के, जो हमने काम किया वो फाइंड आउट करना है हमें। हमने यहाँ से इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया, देखिए वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे 0 से L लेंथ तक हम जाएंगे, जो ये स्प्रिंग फोर्स है, और F एक्सटर्नल जो होगा इसका उल्टा होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो एक्सटर्नल होगा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा के एक्स की क्यूब। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ और फोर्स भी इस तरफ, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और जो हमारा एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे कोस 0 F, यहाँ पे dx कोस 0 होगा जो कि 1 होगा। तो यहाँ से हमारा 0 से L के एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, के एक्स की 4 डिवाइडेड बाय 4, 0 से L, और इसकी वैल्यू W नोट दी हुई है, W नोट है ये वर्क, तो इसकी वैल्यू क्या आई, के L की 4 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें वर्क पूछा हुआ है जब हम L से 2L लेंथ तक जाएंगे, तो फाइंड आउट करेंगे वर्क इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एफ डी एक्स करेंगे, एफ फोर्स हमारे पास के एक्स की क्यूब dx, और L से 2L लेंथ तक हम जाएंगे, तो यहाँ पे के एक्स की 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे L से 2L, तो इसको सॉल्व करेंगे, के यहाँ पे देखिए 16 L की 4 डिवाइड बाय 4 माइनस यहाँ पे के L की 4 डिवाइड बाय 4। अब देखिए के L की 4 डिवाइड बाय 4 की वैल्यू है यहाँ पे W नोट, तो इसको हम लिख सकते हैं के, यहाँ से इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे 16, इसको 16 माइनस 1 के L की 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे के L की 4 डिवाइड बाय 4 W नोट हो जाएगा।
तो हमारा वर्क क्या आएगा यहाँ पे 15 डब्ल्यू नॉट। आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, जो हमारी फाइनल टोटल एनर्जी है सिस्टम की इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको समझते हैं ये कैसे आई। हमें पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। इसको आप देखिए, ध्यान में रखिए कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। जो हमारा ऑल फोर्सेस की वजह से वर्क डन क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल की वजह से वर्क हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो डब्ल्यू सी हम उसको इस साइड ले जाते हैं, माइनस डब्ल्यू सी हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल, अगर ये जीरो है, सारे के सारे जीरो हैं, नहीं दिए हुए, इंटरनल तो जनरली जीरो ही लेके चलते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल जो है ये लगभग इनको कई बार हम एक ही मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है और वो भी नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसको एक ही कंसिडर कर लेते हैं कई बार। तो ये जीरो हुआ, जीरो इज इक्वल टू ये और माइनस डब्ल्यू सी, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको जब रीअरेंज करेंगे के फाइनल यू इनिशियल, ये के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस यहाँ से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो टोटल एनर्जी है फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल होती है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसके बेस पे अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 बार एचटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल द चेंज इन द टोटल एनर्जी। मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम के ऊपर ऑन ए सिस्टम इक्वल द चेंज इन टोटल एनर्जी, वो उसकी टोटल एनर्जी को चेंज करेगा। ये बताना है करेक्ट है या नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब इस कंजर्वेटिव फोर्स को इस तरफ लेके जाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में चेंज आएगा। इन्होंने यहाँ पे इंटरनल फोर्स की बात नहीं की, इसको हम जीरो ले लेते हैं, और यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स को हम अगर एक्सटर्नल ही ले लें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही ले लें, क्योंकि जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स है और वो नॉन कंजर्वेटिव ही है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारी स्टेटमेंट पहली करेक्ट होगी। दोबारा से देखिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगली स्टेटमेंट क्या है, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने वर्क और एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इससे प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए और आगे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कोई अदर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।